गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसमें एक नया और फ्रेश चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विथ फुल कंप्लीट और डिटेल के साथ हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों से उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे। सबसे पहले बिजली चमकती है तो लाइट आती है पृथ्वी पर, लाइट आने के बाद फिर आता है साउंड आता है। इसी टॉपिक पर हम आज साउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हीट के बारे में होगा, क्योंकि जब बिजली पृथ्वी पर गिरती है तो हीटनेस बढ़ती है, जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। फिर हम इसके इस टॉपिक के बाद हम ऊष्मीय ऊर्जा को पढ़ेंगे। इससे पहले आज के टॉपिक जो है वो हिंदी मीडियम में ज़बरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि के बारे में, यानी साउंड के बारे में। साउंड क्या होता है, साउंड किस में नापा जाता है, साउंड से क्या क्या साउंड का वेग क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, इसके बारे में विथ डिटेल के साथ और उसके जो भी फार्मूलेज हैं उसको हम पढ़ेंगे। आई होप जरूर ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड सम इन यूज इन साउंड इन लाइफ। तो साउंड जो होता है, सबसे पहली पॉइंट बनती है साउंड जो है ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन किससे करते हैं? ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिससे हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एरोटिक्स। एरोटिक्स कहते हैं। इससे हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ध्वनि का अध्ययन जिससे हम ज्ञात करते हैं उसे एरोटिक्स कहते हैं। अब दूसरी पॉइंट इसमें लिखते हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, कलर के ले से कलेक्टर तक के सारे एग्ज़ाम में ये साउंड के क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ उसमें बनेंगे। साउंड क्या है? साउंड एक रूप, ऊर्जा का एक रूप है। जैसा कि आपको पता है साउंड क्या है? साउंड एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके संचरण से, जिसके संचरण यानी साउंड को चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माध्यम। बिना माध्यम का इसकी कोई वैल्यूज ही नहीं है। माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके बारे में विद डिटेल से मैं समझाऊंगा और आपको समझ भी आएगा। अब साउंड किस में सबसे ज़्यादा होती है? साउंड ठोस में सबसे ज़्यादा, जिसे स्टील कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है? द्रव में। फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में। अभी करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि की चाल जो अभी मैंने बताया, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। फिर उसके बाद क्या होती है? द्रव में होती है। फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में। ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। फिर उसके बाद किस में होती है? द्रव में होती है। फिर उसके बाद किसे होती है? गैस में होती है। अगर पॉइंट है इसका, जहाँ माध्यम ना हो, जहाँ कोई माध्यम ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होता। जैसा कि आपको पता है ध्वनि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसलिए शून्य या निर्वात कहें, यानी वैक्यूम, निर्वात मान लीजिए, वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 0 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं। चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा जिसे मून कहते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल है क्या? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देती।
अगर चंद्रमा पर कोई पटाखा फोड़ा जाए तो कितने मिनट बाद आपके कान में सुनाई देगा? तो आप आंसर क्या देंगे कि वहाँ पे तो वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल मतलब माध्यम, माध्यम है ही नहीं, तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है। जिसे हम क्या कहते हैं, स्कोपिक वेलोसिटी वी, इसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो होती है पलायन वेग, पलायन वेग कितना है चंद्रमा पे? 2.3 नहीं, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इसको हम क्या कहते हैं, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसे ध्यान से देखें, चंद्रमा पर इको वेलोसिटी कितनी है चंद्रमा की? 2.4 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। जो ध्वनि होती है, ध्वनि, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछे कि किसी ध्वनि का दाब पर बढ़ा दें तो उस पर क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्वनि का दाब से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ कितना भी प्रेशर कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तापमान अगर बढ़ा रहे हैं आप, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, हीटनेस इसे एक फार्मूला होता है V समानुपाती √T। इस पर मैं भी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल V से डिनोट करते हैं, और जो परम ताप होता है वर्गमूल के समानुपाती होता है, जैसा कि मैंने दिखाया, समानुपाती। इसीलिए V समानुपाती √T के। T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? परम ताप। कौन सा ताप? परम ताप। तो इसका तुलनात्मक अगर हम करेंगे रेशियो में, क्योंकि इसका तुलनात्मक जो होगा इसका कितना होगा? V1/V2 बराबर √T1/T2। ये बहुत ज़बरदस्त एक फार्मूला है। इस पर एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु के तापमान यानी टेम्परेचर को हम किस में व्यक्त करते हैं? केल्विन में। इसको भी निकालना मैं सिखाऊंगा। हमेशा उसको किस में व्यक्त करेंगे? तापमान को केल्विन में, जिसे क्या कहते हैं हम? परम तापमान। तो परम ताप बराबर क्या हो जाएगा? किस में केल्विन में व्यक्त करना है, तो ये कैल्विन हो जाएगा
जीरो सेल्सियस को फिर कैलोरी में अगर चेंज करना है हमको तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में 273 हम जोड़ देंगे तो वो किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसको सेल्सियस को हम यहाँ से पक्षांतर करके निकालेंगे तो सेल्सियस का मान अगर निकालना हो तो कैलोरी माइनस 273 कर देंगे, यानी इसी का उल्टा। तो सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी। अगर कैलोरी में दिया है तो सेल्सियस में निकाल लेंगे, और सेल्सियस में दिया है तो कैलोरी में निकाल लेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोई दम ही नहीं है, एकदम सिंपल एक ज़बरदस्त न्यूमेरिकल फार्मूला देखें तो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सिंपल सा है, दिया है कि किस किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 2 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, कैलोरी में, मतलब केल्विन में। 273 केल्विन, ये तुम्हारा वी हो गया। और इसमें दिया है, मान लीजिए ये एक्स कैलोरी है, ये 2 वी दे दिया है। तो इस फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे V1/V2 और T1/T2 अंडर रूट, ये फार्मूला था, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। V का मान ज्ञात करना है, इसका दिया 2V, कितने पर 2V हो जाएगा। और ये T1 दिया है, कैलोरी में चेंज करेंगे केल्विन में तो 273 हो जाएगा सेल्सियस का मान, ये बटे T2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये V से V कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 273/T2। यहाँ तक आप बात समझ में आई। अब हम इस करड़ी को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल का मतलब वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 273/T2। T2 का मान यानी एक्स यहाँ पे मैंने माना था, या T2 ही रहने दीजिए, या एक्स ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स बराबर, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा गुणा, ये इसे गुणा हो जाता है ना, तो ये जब इसका गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1092 केल्विन। अब केल्विन से हम अगर फिर इसको हम सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 819 अंश सेल्सियस। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ज़बरदस्त फार्मूले पे क्वेश्चन बना है। दिया है कि किस ताप पर हवा की ध्वनि 0 अंश सेल्सियस तापमान को 2 गुना हो जाएगा। तो 0 अंश सेल्सियस उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू हमको ज्ञात करना है इसका, और ये दिया है दुगनी होने के लिए 2V हो जाएगा, फार्मूला इसको रख दिए तो V/2V हो गया, V से कट गया, ये अंडर रूट में था। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, मतलब ये करड़ी करड़ी हटाने के लिए तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये करड़ी हटेगा 273/x हो जाएगा, तिर्यक का गुणा रख कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1092 केल्विन में आ जाएगा। केल्विन से हमें को फिर सेल्सियस में बदलना है तो 273 इसमें घटा देंगे तो 819 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, ये चीज़ एक दफ़ा फिर से मैं बता दे रहा हूँ, केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, बस समझ में आ गया। और सॉल्व भी कर लिए होंगे आप। अब ये फार्मूला हो गया। अब एक काम की बात भी आपको मैं बताता हूँ जो याद रखें आप, हवा में ध्वनि तरंगदैर्घ्य, तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य, जिसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल
बढ़ जाती है। नमी जगहों पर माध्यम ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए उसकी साउंड बढ़ जाता है। जब ध्वनि या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका जो वेग होता है, तरंग दैर्घ्य का सिंबल किसे हम डिनोट करते हैं, लैम्डा से बदल जाती है। अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी, जिसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती है। लेकिन एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन की घटना में ध्वनि तथा प्रकाश एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ध्रुवण क्रिया ऐसी है जो प्रकाश और ध्वनि को अलग कर सकती है। अब इसके बारे में देखते हैं, प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि में क्या क्या होता है? प्रकाश में नंबर एक क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ध्वनि में भी परिवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ध्वनि में भी अपवर्तन होता है। अपवर्तन जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? विवर्तन। विवर्तन प्रकाश में होता है और ध्वनि में भी होता है। समझिए ये बात आप। चौथा पॉइंट होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी होता है। लेकिन पांचवा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। ध्रुवण प्रकाश में तो होता है, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखें। पोलराइजेशन यानी ध्रुवण ही एक ऐसी क्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि को अलग करती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब आगे देखते हैं। अब कुछ मेजर पॉइंट है, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ याद करने के लिए। आप याद करें इसको, जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। हवा में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 131 मीटर प्रति सेकंड। और इसको दूसरा करते हैं, हवा में ध्वनि की चाल बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है? तो ये होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। और ये तो हवा की बात होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है? ध्वनि की। पानी में ध्वनि की चाल कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1402 मीटर प्रति सेकंड। इसको याद करने वाली चीज़ है। इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू बढ़ाकर हम कितना 20 डिग्री सेल्सियस पे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है, 20 डिग्री सेल्सियस में हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी, पानी में ध्वनि की चाल कितनी होगी? ये कितना होता है? 1482 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसे पूछ लेगा सीधे, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? इसका तो होता है 6420 होता है। हाँ, 6420 मीटर प्रति सेकंड। और फिर इसके बाद ग्रेनाइट का पूछ लिया, जैसे ग्रेनाइट में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये 6000 के लगभग होती है। हाँ, 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर स्टील का पूछ ले, स्टील में ध्वनि की चाल
स्टील में ध्वनि की चाल 69 41 मीटर प्रति सेकंड। ये तीसरी कंडीशन थी, ये चौथी कंडीशन, ये पांचवी कंडीशन। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में हमेशा रखें और याद करके रखें। ये, हाँ ये ठीक है। और इसमें दिया है कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 331 होता है, 330 लिखा जाता है। और 20 डिग्री पे ध्वनि की चाल कितनी होती है, 343 होती है। पानी में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, तो 1402 होती है। और 20 डिग्री पे कितनी होती है, 1482 होती है। और पूछ ले एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 होती है मीटर प्रति सेकंड। ग्रेनाइट का पूछ ले, ग्रेनाइट में 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टील का अगर पूछ लिया जाए, स्टील में होती है 69 41 मीटर प्रति सेकंड, ये चीज़ होती है। लेकिन लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर तापमान मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ध्वनि टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत बात कर ली है उसकी चाल की, अब निर्वात में देख लेते हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम, 0 डिग्री सेल्सियस में प्रकाश की चाल वही है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था, उसको भी देख लेते हैं। न्यूटन का कहना था कि न्यूटन के अनुसार, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से, बिना माध्यम के ध्वनि चलेगी नहीं, किसी माध्यम से गुजरती है, प्लान करती है, तो उसका टेम्परेचर नियत रहता है, ऐसा न्यूटन ने कहा। अर्थात ध्वनि समतापी ध्वनि समतापीय प्रक्रम का पालन नहीं करती, ये न्यूटन ने कहा। नहीं करती, ये नहीं करती। तो इनके अनुसार जो था नियम, यानी V बराबर √E/सिग्मा। तो ये जो इस फार्मूले से निकाले, ये रो सिग्मा नहीं, रो ऐसे रहता है, ठीक। ये जब निकाले थे ध्वनि की चाल, कितना आया था प्रकाश में ध्वनि की चाल, तो इनका 280 मीटर प्रति सेकंड आया था। ई बराबर जो था क्या था, प्रास्था गुणांक था, गुणांक है। और रो क्या चीज़ बनता है, घनत्व, जो कि प्रकाश में ध्वनि की चाल से बहुत ही कम था। ये तो न्यूटन ने बताया था कि वहाँ पे प्रकाश समतापी होता है, प्रक्रम का नियम नहीं पालन करता। तो यो हमारे ध्वनि की चाल से बहुत कम है, 280। तो एक दूसरे वैज्ञानिक आए जो इनको संशोधन किए, मॉडिफाइड किए, उनका नाम था लाप्लास। लाप्लास लाप्लास के अनुसार, लाप्लास ने क्या कहा कि जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है, अब लाप्लास का भी देख लेते हैं, दोनों का नियम एग्जाम में पूछता है कभी कभी। लाप्लास के अनुसार जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजरता है, तो उसने क्या कहा, तो उसका तापमान, उसका टेम्परेचर नियत नहीं रहता, ये लाप्लास साहब ने कहा। नियत
नहीं रहता, अर्थात ध्वनि रुद्राक्ष में होती है, रुद्रोष में, जिसे कहते हैं एडिबेटिक्स प्रोसेस का पालन करती हैं। लाप्लास के अनुसार ध्वनि की चाल जब इन्होंने ज्ञात किया, उन्होंने कहा कि टेम्परेचर नियत नहीं रहता, तो ये इनको जो निकाला फार्मूला वो क्या था, सी सिग्मा गामा बटे रो। तो इन्होंने जो निकाला लाप्लास साहब ने, तो ये कितना आया, 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल निकाली, जो सही था, क्योंकि ध्वनि की चाल कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे हवा में 331 होती है, 330 मानी जाती है, जो इनके बहुत करीबी था। तो इनका ये जो नियम सही था, इन्होंने क्या कि अगर ध्वनि की चाल किसी माध्यम से गुजरती है तो उसका टेम्परेचर नियत नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ये गामा को किसे व्यक्त करते हैं, जो दोष में एनर्जी। तो ये फार्मूला क्या दिया इन्होंने, गामा बराबर Cp बटे Cv, ये फार्मूला लाप्लास का नियम कहलाया। Cp क्या है, Cp बराबर होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। वैसे बहुत महान वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब ने, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दिया था, सही से प्रकाश ध्वनि की चाल हवा में नहीं निकाल पाए 0 डिग्री सेल्सियस पे। और Cb बराबर क्या होता है, जिसे संशोधित फिर से किया लाप्लास ने, नियत आयतन मतलब वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्मा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसलिए हम कह सकते हैं Cp बड़ा होता है Cv से। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। और हाँ, गामा का मान क्या होगा, का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा, 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये न्यूटन साहब ने क्या कहा था, न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर किसी वस्तु को ध्वनि माध्यम से गुजरती है तो उसका टेम्परेचर नियत रहता है, जिससे वो कैलकुलेशन किए तो 280 आया था, जीरो मतलब वैक्यूम पे ध्वनि की चाल जो काफ़ी कम था ध्वनि की चाल पे। तो लाप्लास ने इसको संशोधन किया, उसने बताया कि ध्वनि की चाल जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका टेम्परेचर नियत नहीं रहता, उसका ध्वनि रुद्राक्ष में होती है, यानी प्रोसेस का वर्क करती है, यानी वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लाप्लास ने जो निकाला वो ध्वनि की चाल कितनी थी, 332 मीटर प्रति सेकंड थी, और यही सही थी। अब देखते हैं इसके आगे, मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, नहीं पहले अक्रिय गैस के लिए गामा का मान क्या होता है, 5/3 होता है, जो 1.66 के आसपास आता है। और डायटोमिक, डायटोमिक में क्या होगा, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कौन कौन सी होती है, O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गामा का मान क्या होगा, 7/5 यानी 1.44 होता है। अब देखें हम एक बात और, जैसे जैसे जो गैस भारी तो उन पे क्या होगा, ध्वनि की चाल कम होगा, और जो गैस
हल्का, तो ध्वनि की चाल क्या होगा? ध्वनि की चाल अधिक। यहाँ तक तो बात समझ में आई है। यदि अगर दे किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के आणविक सूत्र द्रव्यमान के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा v व्युत्क्रमानुपाती 1/√m, या इसको जब हम बैलेंस करेंगे अनुपात में, लेकिन तो v1/v2 बराबर ये जो फार्मूला बनेगा m2/m1, ये फार्मूला बनेगा। तुलनात्मक यानी रेंज रेशियोज का पता करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। सीधे सीधे एग्जाम में फार्मूला भी पूछ लेता है। अब हम इस पर एक छोटा सा सवाल देखेंगे, आराम से आप सॉल्व भी कर लेंगे, ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट वाला, रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाता है। अगर एग्जाम में दिया हो क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा? निकाल लेंगे आप आराम से, फार्मूला आपके सामने है। तो H2 का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान कितना दिया है? 2। और O2 का द्रव्यमान कितना होता है? 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसका 1 होता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 32। अब फार्मूला पे इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या है बैलेंसिंग के लिए? m2/m1 होता है ना। हाँ ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। VH2 और इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? O2, ये बराबर कितना हो जाएगा? 32/2। अब इसको अंदर से काट लेंगे, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा? VH2/VO2 बराबर ये √16, यही ना, 16/1। तो इसका जब हम √रूट हटाएंगे कितने का होता है? 4 चौक 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/1। उनका जो अनुपात होगा एटॉमिक, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 4:1, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ में आई। अब देखते हैं M1 एंड M2, M1 एंड M2 जो है ये क्या है? गैसों का एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, आणविक सूत्र है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट ऑफ गैसेस। यहाँ तक तो आप बात समझ में आ जाएंगे, और मैं एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया हूँ जिसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। अभी छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ये भी बता दें आपको। सबसे हल्का गैस हीलियम, और दूसरा सबसे हाइड्रोजन है, वो हीलियम था, हल्का
हाइड्रोजन गलत बोल दिया था, वो हीलियम था, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो जाती है गलती। हीलियम, ये हाइड्रोजन था, ये हीलियम आ गया। दूसरा सबसे आखिरी गैस हीलियम होता है। और ये आखिरी गैस को हम क्या बोलते हैं? इंसर्ट गैस। अब गैसीय तत्व में सबसे, अगर गैसीय में देखा जाए, सबसे हल्का गैस कौन से होते हैं? ज़ेडान, जिसे आर्यन से। टंगस्टन जो और होता है सबसे भारी गैस, अगर पूछे तो उसे कौन सा गैस है? टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड। टंगस्टन हेक्सा फ्लोराइड जो होता है, ये सबसे भारी गैस होता है, जिसका फार्मूला होता है WF6। ये कौन सी गैस होती है? सबसे भारी। तो ये आज हमने देखा साउंड का फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हमने फार्मूलाज भी देखो जिसको आप अच्छे से याद करें। सबसे भारी गैस, सबसे हल्की गैस के बारे में देखा। आई होप जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छे से ध्वनि से पढ़ें, और ध्वनि से जो भी क्वेश्चन बनता है वो आप ज़रूर एग्जाम में सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।